एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और ये क्लासेस इसी तरह डेली चलती रहेंगी, तो डेली जुड़ जाइएगा। और डेली लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जेनेटिक्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। जेनेटिक्स में कौन सा चैप्टर, तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कहाँ पे, तो एग्रीकल्चर और बीएससी के प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जेनेटिक्स के ऊपर। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे सारा पढ़ाया हुआ है और आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने किया था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि आपने देखा था कि कम से कम इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपके रह रहे थे। चाहे आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन देखो, अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो भी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से भी सवाल थे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी सवाल थे। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अलावा इकोलॉजी वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। सिर्फ एक अनइम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो वो था इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन से कहीं पे भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखा था। ठीक है, तो इवोल्यूशन से सवाल नहीं थे, बाकी सभी जगह से सवाल थे, तो आप एक इस चैप्टर को इग्नोर कर सकते हो। बाकी सभी चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी उतना ही ज़रूरी था। इसके अलावा आपका जो डिजीज चैप्टर है, यानी कि ह्यूमन हेल्थ या हेल्थ चैप्टर जो है आपका, वो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए थे, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और कितनी अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है। अब अगर आज हम लोग बात करें तो बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ये आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो लोग 2025 में एग्ज़ाम देंगे वो लोग भी देख सकते हैं। 2024 का तो अब कंप्लीट होने वाला है पेपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है गैमेटोजेनेसिस। एक एक करके हम सब कुछ डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, उसके बाद इंसेमिनेशन देखेंगे। मतलब फर्स्ट प्रोसेस हमारा हो गया गैमेटोजेनेसिस। इसमें दो प्रोसेस होगा आपका, एक तो फॉर्मेशन ऑफ एग एंड दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका oogenesis एंड गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली एग फॉर्मेशन को हम oogenesis के नाम से जानते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में भी दो प्रोसेस हो गया। उन प्रोसेसेस को हम लोग बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, और क्योंकि सवाल इससे सबसे ज़्यादा रहते हैं और यही सबसे ज़्यादा टफ भी लगता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। अगला जो पोर्शन है वो है हमारा इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, देन है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, जिसे आप गैस्टेशन पीरियड भी कह सकते हो। मतलब बेसिकली जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है, और ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, यहाँ तक आपका ये जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, 7-8 प्रोसेस जो भी हैं ये सभी हमें पढ़ने हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब इसमें आपने पढ़ा होगा तो कुछ होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कुछ होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड कुछ होते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करो या इंसेमिनेशन की बात करो, तो ये दोनों किस में आएगा, तो ये आएगा प्री फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन। तो ये हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सिंपल समझो कि गैमेट का फॉर्मेशन एंड गैमेट का ट्रांसफर, ये दोनों होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन की बात करो तो आप जानते ही हो कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। सिंपली कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। मतलब कंप्लीट सिनगैमी, और सिनगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, ये जो सारा प्रोसेस है दिस आर अंडर फर्टिलाइजेशन इवेंट।
अब इसके बाद बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो आप इसमें जानते हो बहुत सारे मियोटिक डिविजन्स होंगे, बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होंगे, और उन डिविजन्स के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पार्चुरेशन, ये सारे जो भी हैं, या चाइल्ड बर्थ, बेसिकली पार्चुरेशन को बोलते हैं, तो ये सारा कुछ आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। बेसिक हमारा जो मोटो है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर का यही है, हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, फिर उस गैमेट का ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र के बाद उसका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांट होके फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होने के बाद, मतलब बेसिकली एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसे हम कहते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होगा पूरे कंप्लीट एक चाइल्ड में डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, कितने मंथ में क्या सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद होता है चाइल्ड बर्थ। तो ये प्रोसेस को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो यही सारी चीज़ों को एक एक करके हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, दैट्स इट। तो ये हमारा एक मोटो है कि इस चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेम चीज़ें मैंने हिंदी में भी आपको पढ़ानी है, हिंदी में रखना है। वैसे थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ये मानव प्रजनन अंग है, या ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आप उसे कह सकते हो, ये मैंने हिंदी में भी रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। बहुत लंबा क्लास आज का मैं नहीं लूँगी, नेक्स्ट डे से हम लोग बहुत लंबे लंबे क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, और सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इस इमेज को देखो, जो लोग भी 12th देने वाले हो अगले ईयर, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बनाने के लिए आपको आ सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करें, कंप्लीट बना के आपको उसी के सारा कुछ डिस्क्राइब करना होगा। फिलहाल समझते हैं कि क्या सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये हमारा स्क्रोटम। ठीक है, इस स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 टेस्टिकल्स होते हैं, उन टेस्टिकल्स के अंदर टेस्टिस होगा। ठीक है, सिंपल समझो, ये हमारा टेस्टिस है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों होता है प्रेजेंट, तो ये बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने के लिए ये बॉडी से बाहर होता है, ताकि जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो टेम्परेचर को कम रखा जाता है ताकि स्पर्म फॉर्म हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये बॉडी के बाहर होता है। तो ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल्स है। इस टेस्टिस का हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं अलग से, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेडिक सेल्स होते हैं, क्या होता है ये लेडिक सेल्स, किस तरह से हेल्प करते हैं, ये सारा कुछ। तो इसके ऐसा नहीं है कि बस हो गया इतना ही स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल समझो ये जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको कवर किया होता है एपिडाइडमिस, और इस एपिडाइडमिस से कनेक्टेड होता है ये हमारा वास डिफरेंस, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, वासा डिफरेंसिया भी हम इसे कहते हैं। कई जगह पे देखोगे तो वासा डिफरेंसिया लिखा हुआ होगा, कई जगह वास डिफरेंस लिखा हुआ होता है। और फिर यहाँ आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक ग्लैंड एसोसिएटेड होगा जिसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। एंड इसके बाद मतलब सेमाइनल वेसाइकल से जो रिलीज होता है लिक्विड, उसके साथ जब स्पर्म कनेक्टेड होता है तो उसके बाद वो यहाँ पे आता है, और ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये चारों तरफ से कवर करके रखा है इस तरह से। ठीक है, ये है प्रोस्टेट, और इससे भी बहुत सारे लिक्विड रिलीज होते हैं, वो सारा स्पर्म के साथ मिक्स होता है, और फिर वो यहाँ से आता है यूरेथ्रा के थ्रू, ये बॉडी से बाहर चला जाता है। इसे हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है, दिस इज पेनिस, और इसको बोलते हैं प्यूबिक बोन, यहाँ पे रहता है आपका। एंड इसके बाद इधर पोर्शन आप देख रहे हो ये रेक्टम है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर,
तो आप देख रहे हो जो ये वास्ट डिफरेंस है, ये इस तरह से बॉडी के अंदर इंटर करता है और ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर को कवर करते हुए ऊपर से पूरा एक लूप बनाता हुआ ये आता है, पहुंचता है इधर सेमाइनल वेसिकल एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों का ये जो भी उसके सिक्रेशंस होते हैं उसको कलेक्ट करते हुए ये बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ तक ये कम सिर्फ स्पर्म होता है, ठीक है। जब ये सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिक्विड जो सिक्रेशंस होते हैं उसके साथ जब ये मिक्स हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन क्या होता है, तो ये होता है हमारा स्पर्म प्लस सिक्रेशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने अभी देखा। वही अगर आप देखोगे आगे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर तो याद ही रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपको जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वो किस तरह से बॉडी के अंदर इंटर करता है, किस तरह से उसके सारे जो सिक्रेशंस होते हैं वो बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, मतलब ये एक तो आपका ये स्ट्रक्चर मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया, दूसरा जो आपके एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। चलो देख लेते हैं। ये हमारा है टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया और इसके अंदर ये बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, उन टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद इससे इन सभी से छोटे छोटे पोर्शन में ये जुड़े होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है, इन्हें बोलेंगे रेटी टेस्टिस। और इस रेटी टेस्टिस से जो पाइप जुड़ा हुआ होता है, सिंपल समझ लो, उसे हम बोलते हैं वास इफ्रेंसिया या वासा इफ्रेंसिया। और इस वासा इफ्रेंसिया से आगे बढ़ोगे तो ये सब कनेक्टेड होते हैं इस इपिडाइडमिस से, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इपिडाइडमिस, जो वहां पे भी मैंने आपको बताया। ये इपिडाइडमिस फिर इससे जुड़ा होगा, इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। और ये वास डिफरेंस फिर इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये आप जान रहे हो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर होता हुआ यहाँ पे आपका ये सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड इसके सिक्रेशंस को यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर कर देता है, ठीक है। ये सिंपल हमारा हो गया। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका सेमाइनल वेसिकल है, इसके बाद ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके साथ ही एक छोटा सा और ग्लैंड होता है, छोटा छोटा, जिसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ग्लैंड्स हो गए, इसीलिए एनसीईआरटी ना कम मत समझो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में आप देख रहे हो सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या काम है, किसका क्या काम है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। हैव सम पेशेंस, ठीक है। तो 3 ग्लैंड हो गए, कौन कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और यहाँ से ये हमारा बाहर आ गया। ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं फोर स्किन और ये इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस और ये तो आपका पेनिस है ही, ठीक है। तो ये आई थिंक आप समझ गए हो, अगर समझ गए हो तो हम आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे मैं हर एक चीज़, मतलब इसमें क्या होता है, टेस्टिस किस तरह से वो काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या किसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, किसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, क्या होता है एक्सटर्नल जेलाइटेलिया, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में। अगले दिन मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे आपके सामने जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे ही आपका 12th का पेपर ख़त्म हो जाता है तो आप अपनी तैयारी में ज़रूर लग जाइएगा और अभी भी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।